नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं तो हमेशा संविधान और कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं, मानने की बात करते हैं। लेकिन इसके उलट जब वो राजनीतिक मंच पर होते हैं तो उनकी सियासी तकरीरें सिर्फ और सिर्फ मजहब के दायरे में सिमट कर रह जाती है। वो इस्लाम, कुरान और मुसलमान से आगे नहीं बढ़ पाते। दशकों तक उन्होंने बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया। अब ओवैसी ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो मौलाना मुसलमानों को शांति और समझाने की बात करते हैं, कहते हैं कि देश की तरक्की में मुसलमान योगदान दें। जो भी धर्मगुरु इस तरह की बात करता है, ओवैसी इन्हें भी बीजेपी और आरएसएस का एजेंट करार दे देते हैं। तो सवाल यह कि क्या मजहब की राजनीति करना ओवैसी की मजबूरी है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 3 सवाल पर नजर डालते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा रहेगी। आइए पहला सवाल लेकर आइए। क्या बाबरी को जिंदा रखना ओवैसी की सियासी मजबूरी है? और जब तक इस बात का वो जिक्र करते रहेंगे तब तक उनकी वोट की दुकान चलती रहेगी। दूसरा सवाल, अगर ओवैसी मजहबी तकरीर ना करे तो क्या उनकी सियासत खत्म हो जाएगी? उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचेगा? और उसके बाद बड़ा सवाल, क्या ओवैसी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की खातिर करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है? इन सवालों पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता होने का दावा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास बैरिस्टर की डिग्री है, लंदन से पढ़े लिखे हैं, संसद में भी शानदार भाषणबाजी करते हैं। लेकिन भाईजान की सुई सिर्फ धार्मिक कांटे भरी फंसी रहती है। उनका हर नजरिया सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होता है। वो मुसलमान और इस्लाम से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि वो बार बार संविधान के हवाले से हक और हकूक की तकरीरें देते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई और मौलाना प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ करें तो इन जनाब को यह भी पसंद नहीं आता है। ये उनको भी भला बुरा कहने से गुरेज नहीं करते। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दिया, और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। तुम अपना ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद रखें। बार बार बाबरी को याद दिलाना ओवैसी की सियासी मजबूरी है। ओवैसी शांति की बात करने वाले मौलानाओं को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताते हैं। दरअसल मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुसलमानों से अपील की कि 2024 के चुनाव में मोदी का विरोध और मुखालफत न करें, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें, इसलिए कि जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे के पेश नज़र मैं आज ऐलान कर रहा हूं और मैं भारत के मुसलमानों को मशवरा दे रहा हूं कि वो लोकसभा के इलेक्शन में शिद्दत के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत न करें, विरोध न करें। इसलिए सेकुलर पार्टियां ने जो है ठेका लिया है और वो ठेका मुसलमानों के कंधे पे डाल दिया है कि बीजेपी हराओ का अभियान सिर्फ मुसलमान ही चलाता है और मुसलमान का ही है काम चलाना। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह बयान समाजवादी पार्टी को आधार बनाकर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं भेजा। उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मौलाना मुफ्ती का बयान सामने आया तो ओवैसी बाबरी के नाम पर लोगों को भड़काने लगे। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें भी शहाबुद्दीन रिजवी जैसी सोच बनानी होगी। बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ। वहीं ओवैसी से एक सवाल यह भी है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर अब तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता एआईएमआईएम के।
मुफ्ती वजात कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, आपसे शुरुआत करूं मैं और इस मामले को समझने की कोशिश करूं, जहां एक तरफ मौलाना बरेलवी ये कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ इस बात पर विरोध मत कीजिए कि विरोध करना है, आप पहले देखिए समझिए चीजों को कि किस तरह से मौजूदा सरकार काम कर रही है, उसके बाद अपना विवेक लगाइए और फिर उसके बाद आप आगे वोट जाएं या किसी को समर्थन के लिए जाएं। यह नहीं कि आंख मूंद के किसी को भी सपोर्ट कर देना है। लेकिन इसके उलट जब इस तरह की बातें होती है, जब समझने समझाने की बात होती है, तो ओवैसी एक बाबरी वाला एजेंडा लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मस्जिदें छीनी गई और दूसरी मस्जिदों पर भी ललचाई नजरों से देख रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखिए विवेक जी, बरेलवी जी का आज के संदर्भ में, आज के हिसाब से जो भी बयान आया है वो स्वागत योग्य है। किसी को भी जज करना चाहिए पहले कि उसके कर्म कैसे हैं। नरेंद्र मोदी जी के राज में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया गया। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सबका इक्वली मुसलमानों को भी लाभ प्राप्त हुआ, चाहे वो शौचालय निर्माण में हो, चाहे वो घर के निर्माण में हो, चाहे राशन देने में हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी में हो। ये चार चीजें मैं ऐसी मोटे तौर पे गिना रहा हूं। और मुस्लिम महिलाओं को जिस गुलामी से आजाद दिलाया 3 तलाक का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। आज मुस्लिम महिलाएं का भरपूर वोट चोरी छिपे हमें मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। इसका कारण है कि उन्होंने उनको सुख पहुंचाया है। और आज जो ये लोग बाबरी मस्जिद को जिंदा रखने की बात करते हैं, ये सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए बाबरी मस्जिद को जिंदा रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बाबरी मस्जिद में या भारतीय जनता पार्टी का बाबरी मस्जिद में क्या हाथ? ये तो कोर्ट का फैसला आया और मुसलमानों ने उस कोर्ट के फैसले के तहत वो जमीन इनको वापस सौंप दी, जहां पर भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के सहयोग से आज एक भव्य मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का तो कोई हाथ नहीं, बीजेपी का तो कोई हाथ नहीं। हाँ, जो भी मस्जिद ये कह रहे थे कि अल्लाह का फरमान है कि मस्जिदों को बचाए रखना, बचाइए, किसने मना किया है? लेकिन जहां आपके पूर्वजों ने मंदिर में घुस के मस्जिद बनाई है, हिंदू लोग सहिष्णुता से वैज्ञानिक आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर उसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई बलवा नहीं और जिहाद करके नहीं ले रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करके, अगर इसमें ज्ञान व्यापी या मथुरा और काशी मुक्त हुआ तो इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग साइंटिफिक तरीके से और कानूनी तरीके से, ठीक है आलोक जी, आपने बड़ी बात कही कि मोदी सरकार ने किसी को जात पात देकर कोई योजना तो नहीं बनाई। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए AIMIM के नेता हैं, बड़े बेबाक अंदाज में बोलते हैं, बड़े ज़हीनी नेता हैं। दानिश कुरैशी जी, आखिर क्यों इस तरह की कोशिश होती है? इस देश में जब 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन मिलता है तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि भाई आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनता है तो जाति तो नहीं पूछी जाती कि आप इस जाति के तो आपको नहीं मिलेगा। जाति तो वैसे हर फॉर्म पे पूछी जाती है, फॉर्म भरवाया जाता है। जब शौचालय बनता है तब तो इस तरह की बात नहीं होती है। ठीक है, मैं जवाब दूं? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है दानिश कुरैशी जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी ने जितनी भी बातें कही ये बिल्कुल गलत और अपवाद रूप बातें हैं जो उन्होंने कही। उन्हें ये याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या था बाबरी मस्जिद ढहाने में, और अगर ये याद नहीं है सम्माननीय आलोक जी को तो जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें। आपको भी विवेक याद होगा कि बाबरी मस्जिद के लिए क्या कहा गया था, और बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए जो सारथी बने हुए थे वो कौन थे, अडवाणी के रथ के सारथी कौन थे? तो आलोक जी को शायद वो याद नहीं है। रह गई दूसरे नंबर की बात, देखिए आप जो बात कह रहे हैं ना कि आपको शौचालय नहीं मिला, आपको 80 करोड़ रोजगार में आपको हिस्सा नहीं मिला। सुनिए, लड़ाई यहाँ हिस्से की नहीं है। हम वहां पर हमारा जो हिस्सेदारी है संविधान के अधीन, मेरी जो आबादी है उसके मुताबिक मेरा रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के कितने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है ये पूछ के बता दीजिए, कितने एमएलए हैं वो पूछ के बता दीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है वो मुसलमानों के, खास तौर क्या अकलियत की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों के मुखालिफ है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में जिस तरीके की जुल्म और ज्यादती बर्पा हो रही है उस पर वो खामोश है। मोदी जी बोलते ही नहीं है, चाहे मणिपुर हो तो खामोश हो जाए, चाहे यूपी में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो तो खामोश हो, चाहे बेटी जिंदा जला दी जाए तो खामोश है, चाहे बिल्किस बानो हो तो खामोश हो, चाहे क्या बोलते हैं हमारे जो जवान है, नौजवानों की हत्या हो लेकिन जाती है, मौलाना तब बरेलवी, वो दानिश बिल्कुल कुरैशी साहब, खामोश हो आपने जाते हैं। आप देखिए, आपने तो पूरा वो कर दिया एकदम, हर टॉपिक इसमें उठा है। मैं ये कह रहा हूं, मौलाना बरेलवी ये कह रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला मुसलमानों ने, ये उनके बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपको, आप चाहिए तो मैं दोबारा आपको सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि एक तरफा वोट डाले, लेकिन एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया उनकी तरफ से राज्यसभा में। ऐसा क्या है भाई? और आप लोगों का ब्लेम सिर्फ एक पार्टी पर होता है? नहीं सुनिए, मैं आपको इसका जवाब दूं। देखिए, जो मौलाना साहब जो है ना जी, वो बहुत सारे मौलाना हैं अभी इस तरीके के जो आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, मुझे ये बताइए कि उन मौलाना साहब को चाहिए कि क्या आप लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या आप मोदी जी को उन्होंने खत लिख दिया कि मुसलमानों की 20% आबादी जो है इस देश की, उसके मुताबिक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट देंगे? कैंडिडेट देंगे, जीतना हारना तो तकदीर की बात है। क्या कैंडिडेट अच्छा, एक बात बताइए, नहीं पूछ पाएंगे? ये सब बेचारे दानिश मजबूरी कुरैशी के जी, मारे नहीं, आपके रिप्रेजेंटेशन की बात ठीक है, मैं ये सवाल लेकर फिर बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अब मैं नोएडा से चुनाव लड़ना चाहता हूं एआईएमआईएम पार्टी की टिकट पर, और मुझे कहा जाए, मैं बोलूंगा कि मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो आप ये देखकर, मेरा चेहरा देखकर मुझे टिकट देंगे, मेरी जाति देखकर देंगे, या फिर मेरा वो देखकर, काम देखकर देंगे? आप बोलेंगे कि भाई आपका काम इतना है, आपका बेस इतना है, आपको इतने लोग जानते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, आपका यहाँ के समाज में, यहाँ के लोकेलिटी में, यहाँ के एरिया में आपको लोग एज ए समाज सेवी जानते हैं, आप एक पॉपुलर आदमी है, तो आपके लिए कैंडिडेट बनता है। बिल्कुल। चलिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमारे यहाँ 33% महिला आरक्षण लाया गया था, मुझे ये बताइए क्या हमारे देश की महिलाएं तैयार थी उस वक्त? नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश की ना। अब 50% पे ले जाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना। महिलाओं का देखिए 1947 से पहले का जो तो आप कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, सीटें आरक्षित कर दी आरक्षण जाए। तो दे दिया जाए, मैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आप प्रोपोर्शनल पे आइए ना। अरे मैं तो काबिल कैंडिडेट मिलेगा तो कोई भी पार्टी टिकट देगी। दानिश कुरैशी जी, काबिल आदमी मिलेगा तो कोई भी पार्टी टिकट देगी। सुनिए जी, यही बात है कि आपको एक भी मुसलमान काबिल नहीं मिला पूरे देश में। भाई तो आपको मिला ना, आपने दिया ना। आपने कितनी सीटें दी थी यूपी में 2022 में? मुझे बताइए ना, कितनी सीटें दी थी 2022 में आपने, और कितने जीत कर आए, कितने विनिंग कैंडिडेट आए, और आपने कितने हिंदुओं को टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में? जिस दिन हम देश के प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे ना, उस दिन आप देखिएगा, आपको रिप्रेजेंटेशन उनका मिलेगा, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। नहीं, आप उतनी चिंता करनी छोड़ दीजिए। आप तो जब भी बात करते हैं सिर्फ बाबरी की बात करते हैं, मुफ्ती वजाद कासमी जी की बात करें। चलिए, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही, तो मैं रिप्रेजेंटेशन पर चलता हूं। वजाद कासमी जी, क्या दिक्कत है? रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं बात होगी कि भाई आप जुड़ना नहीं चाहते, आप आना नहीं चाहते। मेरे भाई, ये लोग हैदराबाद में 7-8 सीटें लड़ाते हैं और उनमें टोटल ये मुस्लिम होते हैं। जिनकी पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर हो, वो यहाँ बैठकर सेकुलर बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात यह है कि पिछले 50-60 सालों में मुसलमान लीडरशिप जो है वो बाबरी मस्जिद के ढांचे पर, शाहबानों की हड्डियों पर, इन पर राजनीति करती रही है। तो आज मोदी जी अगर 125 करोड़ देशियों को एक आंख से देखकर और सारी कल्याणकारी योजनाओं को बराबर देश में तकसीम कर देंगे, देखिए इंसाफ की है कि सबको पहुंच जाए। लेकिन ये लोग इंसाफ नहीं होने देना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि उसमें हम रोड़ा अटका करके रखें देश को हमेशा। अच्छा, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं? मुसलमान हैं हम, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा क्यों इन्होंने? और ये मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात करके कब तक लगड़ा लूला रखना चाहते हैं? कब तक मुसलमानों को ये नहीं बताएंगे कि तुम पढ़ोगे लिखोगे? तो अब मुझे ये बताइए कि इस साल सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम हुए हैं और उसमें जो लड़के पास आउट हुए हैं, क्या उनमें कुछ कमी पड़ गई है? मुसलमान बच्चे जो काबिल थे वो खुद निकल करके आ गए हैं। नौकरियों में जहां जहां भी बात की जाएगी, जहां मुसलमान बच्चे काबिल थे, क्या उनको मोदी जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकते, या तुम्हारे नंबर काटे जाते हैं मुसलमान होने के नाम पर?
ये सब बकवास करने की बजाय देश को एक आंख से जो देखकर मोहब्बत के रास्ते पर चलाया गया और सारी योजनाएं बगैर किसी धर्म के आगे बढ़ी, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई। जिसको जरूरत है राशन की वो राशन ले, जिसको जरूरत है घर की वो घर ले, जिसको जरूरत है आयुष्मान की वो आयुष्मान ले, जिसको जरूरत है चूल्हे की वो चूल्हा ले, यानी बगैर किसी भेदभाव के। भाई देश में क्यों ये माहौल रहे कि हम मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देंगे, हम मजहब के नाम पर चूल्हे देंगे, हम मजहब के नाम पर टिकट देंगे, हम मजहब के नाम पर जो है वो ओहदे देंगे, मंत्री बनाएंगे। ये सब बकवास बात है। मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए थी योजनाओं में, मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए थी तरक्की मोटी में। बात। आज जी, बिल्कुल। मुसलमान इस बात के लिए खुश है जी, आज मुसलमान इस बात के लिए खुश है कि देश तरक्की कर रहा है, मुसलमान राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है। इन मुट्ठी भर मुसलमानों के कहने से कुछ नहीं होगा। ओवैसी पहले अपने आप को सेकुलर करे, अपनी पार्टी के नाम को सेकुलर करे, और उन्होंने अब तक हैदराबाद में जितने लोगों को चुनाव लड़ाया वो ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं वजाद जी आप करके कि कितने दलित वजाद कासमी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। आप बड़ी बात, मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी जी आ रहा हूं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई देश का मुसलमान देश के साथ है, जो मुसलमान मोदी जी के साथ है, वो जो जिन्होंने विकास देखा है, लेकिन जो चंद लोग हैं जो पॉलिटिकली विरोध करना चाहते हैं वो एजेंडे के तौर पर बाबरी और दूसरे मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। रंगरेज जी। जी नहीं, मैं विवेक जी एक बात कहना चाहूँगा। ये बार बार कहा जा रहा कि सारी जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है उनमें मुसलमानों को भी मिल रही है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर मुसलमान कोई सुई भी खरीदता है और कोई बुलडोजर भी खरीदता है तो वो तक जीएसटी देता है। तो अगर हम पैसे देते हैं अपनी सरकार को, उनके खजाना भरते हैं, तो अगर वो हमें स्कीम देते तो हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अगर मोदी जी ना होते, कोई और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते तो वो भी देते। और ये जो बार बार जो बाबरी मस्जिद की बात आ रही है, अब ज्ञानवापी की बात है और मथुरा की बात है, तो भाजपा की तो शुरू से जब इनकी पार्टी का गठन हुआ 1980 के बाद से, इनकी तो पूरी राजनीति ही दोष है। और 302 तक का जो इन्होंने सफ़र तय किया, मंडल और कमंडल के नाम पर किया, हिंदू मुसलमान करके करा, मस्जिद मंदिर के नाम पे करा, 80-20 का नाम ये खुलेआम लेते हैं। और मुसलमानों पर ही क्यों, मुसलमानों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होती है? क्यों मदरसे ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है क्यों वफ़ की संपत्ति टारगेट की जा रही है? क्यों लव जिहाद और लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, ये शब्द हमने 2014 से पहले कभी नहीं सुने थे। मगर अब जो है ये सारी पब्लिक डोमेन में है और लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इनकी सच्चाई भी लोग देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को इस देश का नहीं, विलन ऐसा बना तो दिया नहीं कि जाए पहले कि हर होता चीज़ से था, मुसलमानों लोग को बात जोड़ नहीं कर। करते थे, गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती थी पहले के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अब हो रहा है तो अब खुल भी रहा है, बातें हो रही है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इतना वो तूफान आ गया है कि हर चीज मोबाइल पे दिख जाती है आजकल। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पर कंटेंट पड़े हुए हैं जिसमें खुलेआम ये चीजें बताई जाती है। रंगरेज जी, ये तो किसी से छिपी हुई नहीं। आप कह रहे 2014 के बाद से बात होने लगी है, ये टर्मिनोलॉजी आ गई। विवेक जी, मैं एक बात और कहूँगा आपको, क्या इससे पहले की सरकार क्या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री था या कोई मुख्यमंत्री जो है वो हिंदू था, मुसलमान था, जो उन्हें दिखाई नहीं दिया? ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो भाजपा को सूट करती है। और उनके नारे हैं, आपने सुना नहीं कितनी बार कहा गया उनकी तरफ से, 80-20 की बात, शमशान कब्रिस्तान की बात, मंदिर मस्जिद की बात, और बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। तो ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं, 100 करोड़ हिंदू भाइयों को 20 करोड़ मुसलमानों से डराते हैं। बताइए कि ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घर कब्जा लेंगे, तुम्हारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। अरे भाई, इस हिंदुस्तान के मुसलमान का इतिहास रहा 1947 के बाद से लेकर अभी तक, जितने 76 साल देश को आज़ाद हुए हुए हो गए, एक भी मंदिर पर किसी मुसलमान ने अपना दावा नहीं किया कि ये हमारी है, हमें दे दो। क्योंकि मुसलमान कभी विवाद नहीं चाहता। मुसलमान चाहता है देश तरक्की करे, अमन चैन सुकून इस देश के सब लोगों का अधिकार है। और ये सरकार का काम है कि सरकार जो है, आप ये कह रहे विवाद, मुसलमान विवाद नहीं चाहता, क्योंकि तो जब वजाद कासमी जी भी यही कह रहे हैं, रंगरेज जी शपथ लेती है, वजाद कासमी भी यही कह रहे हैं कि मुसलमान विवाद नहीं चाहता। लेकिन रंगरेज जी कह रहे हैं चंद लोग हैं जो विवाद चाहते हैं। मैं वजाद कासमी आ रहा हूं आपके पास। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं। कासमी जी आ रहा हूं। रिजवी जी, जो बात रंगरेज जी कह रहे हैं, जो बात कासमी जी कह रहे हैं कि भाई हर मुसलमान तो विवाद नहीं चाहता, लेकिन कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, जो काशी का केस लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं, जो मथुरा का केस लड़ रहे हैं,
अगर विवाद नहीं चाहता तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाता, अभी तक बातचीत से हल निकल जाता। लेकिन आज भी जिस मामले का कोर्ट से सेटलमेंट हो चुका है, कोर्ट से फैसला आ चुका है, वो भी देश के सर्वोच्च अदालत से, उस पर भी फैसला, उस फैसले पर सवाल, बार बार सवाल, एक बार दो बार नहीं, मंच सजाकर तकरीरें करना। विवेक जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस मुल्क में, वो सब आप जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं, और सिर्फ ये कि एक ख़ास तबके को जो अक्सरियत में है, जो मेजॉरिटी तबका है, उसको अपनी तरफ करने के लिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बात उसकी हो रही है, और एक ख़ास तबके को रिमूव किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। आप देखिए कि मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अलावा जैसा कि अभी कहा गया कि एमएलए आप देख लीजिए कितने हैं, मेंबर पार्लियामेंट आप देख लीजिए कितने हैं। ये भी छोड़ दीजिए और आगे आइए, आप कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन हमारे इदारे जो माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन है उसमें कब से चेयरमैन नहीं, कब से कमेटी नहीं, आप वो देख लीजिए। हमारा जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है उसकी क्या हालत हो गई वो जा कर के देख लीजिए। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसमें कम से कम एक मुख्तार अब्बास नकवी जैसा चेहरा था जो काम कर रहा था। आप देखिए कितना बड़ा काम जो है वहाँ पे हुनर हाट और ये सब करके जो दस्तकार थे उनको ला करके उनको ज़िंदगी दे रहे थे, वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ, उनको भी हटा के बाहर कर दिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें, और जो आप कह रहे थे अभी कि साहब कोई ऐसा है नहीं, अरे भाई हम वो हैं जिसने मिसाइल मैन दिया, क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम वो हैं जिन्होंने शहनाई वादक दिया है, हम वो हैं जिन्होंने जो है वो तबलग वादक और न जाने कितने साइंटिस्ट, और आपको एक शख्स नहीं मिला। अरे कितने जस्टिस से घूम रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो कितने देश के जस्टिस राष्ट्रपति हैं बने। जो आप देखिए। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम तो रिजवी साहब देश के राष्ट्रपति बने। वही तो कह रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अरे भाई, अगर मादा है तो इस देश का कोई भी आदमी किसी भी पद पर जा सकता है। लेकिन हम 10 साल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बताया क्या किया। अरे काबिलियत है तो क्यों नहीं जाएगा? काबिलियत है, आगे क्यों नहीं जाएगा? नहीं, काबिलियत रिजवी साहब, काबिलियत है तो आगे क्यों नहीं जाएगा कोई आदमी? जफर इस्लाम साहब, नहीं, इन्हीं की पार्टी में मैं नाम गिनाऊं, नहीं, और ये बार बार क्या काबिल नहीं है? क्यों? मैं कह रहा हूँ, बार बार ये रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। जफर इस्लाम साहब काबिल नेता नहीं है तो साहब से आज बीजेपी पे बड़े पोस्ट पर है वो। और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी में भी काबिलियत है तो वो आगे जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट पॉलिटिक्स, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो। नहीं जाएगा, नहीं बेचना है। जहां पे कानून साजी की बात, ये एक नया एजेंडा चला था। इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। ये एक नई चीज देख रहा हूं मैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। नहीं, ये नई चीज है, बात मान लीजिए रिजवी जी। हर चीज में सवाल उठाने से नहीं काम चलेगा। बनाया एक आप लोगों ने एक बात बताइए, आप लोग, रिजवी जी एक बात बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? काबिल थे तो थे, पहुंचे वहां तक। क्या कोई दूसरा युवा वहां तक नहीं पहुंच सकता? नहीं, उसके बाद खत्म हो गया। क्या उसके बाद क्या खत्म हो गए? कोई काबिल नहीं, मैं कह तो रहा हूं जफर इस्लाम। तो ये टेस्ट कौन लेगा? डाउट है, ये बीजेपी प्रूव करेगी कि खुद आदमी प्रूव करेगा? आलोक वत्स जी, क्या किस तरह की बात हो रही है? मैं कह रहा हूं तो बीजेपी की तो आंख खोल ये बेबुनियादी अनर्गल बातें, प्री कंसीव्ड नोशन से ये बातें हैं। इन्होंने और एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति तो बीजेपी नहीं बनवाया। अब्दुल कलाम को किसने पहुंचाया उस नहीं, तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भूल रहे हैं। उनको कौन बुरा भला कहता है? 10 साल में क्या हुआ? 2 राष्ट्रपति बनाने का काम किया हमने, दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम सब धर्म समभाव वाले लोग हैं, लेकिन आप प्री कंसीव नोशन है। तो 10 साल में क्या हो गया? एक एक करके रिजवी जी जब आप बोल रहे थे तो आपको सुन रहे थे। अभी रुक जाइए, सुन लीजिए आलोक वत्स जी को। आलोक वत्स जी, हाँ। और जिस तरीके की बात करते हैं ओवैसी साहब, कितने हिंदुओं को उन्होंने टिकट दिया, ऑल इंडिया पार्टी होने का दावा करते हैं, यूपी में खड़े किए थे इन्होंने,
सबकी जमानतें जब्त हो गई, एक बंदा इनका नहीं जीत पाया और ये ऑल इंडिया होने का दावा करते हैं। अरे ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है, जहां पर ये वन मैन आर्मी है और ये अपने को लाइमलाइट में रखकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी देश के मुसलमानों ने कभी किसी मुस्लिम को लीडर माना ही नहीं ना, शख्स हैं जिन्होंने नहीं ये माना, कि और इसी नरेंद्र का सबने मोदी जी के फायदा साथ आना उठाया। चाहिए। आप इसी का हमें सबने जज फायदा कीजिए, उठाया। हम पावर में आए तो हमने क्या किया नहीं, आपके सबने लिए? इसका हमने फायदा क्या उठाया किया क्योंकि आपको? माना ही नहीं। हमने कैसा आप सलूक देखिए, किया? हमने कोई बलवा नहीं होने दिया और हम अपने सबका मंदिरों की मांग कर रहे हैं जहां आपके पूर्वज जबरन घुस गए थे। वो भी लेकिन बिल्किस सहिष्णुता बानो से, के कातिल वोट को के आपने आधार छोड़ पर, दिया। आज ज्योलॉजिकल सर्वे के आधार पर छोड़ा कि नहीं सारे बिल्किस तथ्यों बानो के आधार कातिल पर को? एक-एक क्यों करके छोड़ा? ऋषि जी, एक-एक करके। जबरदस्ती रोड करके नहीं, सहिष्णुता से मांग रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे हैं। कोई बलवा नहीं होने दिया आज तक मंदिर मस्जिद के नाम पर। लेकिन आप लोग इन भड़काऊ लोगों के संग में आकर भड़काऊ बातें करते हैं और यही लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पास भी मुसलमान हैं जिनको वर्षों से हमारे साथ हैं और उनको हमने इज्जत बख्श रखा है। शाहनवाज हुसैन कौन है? उनको मंत्री बनाया बिहार में हमने, उनको हमने दिया कि नहीं मान सम्मान? कहाँ छोड़ के चले गए? आज 25-30 साल से हमारे साथ हैं। तो गलत बातें मत कीजिए। एक भी बलवा नहीं हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है। तो इसलिए तकलीफ कहीं इसी आराम बात से को रहिए। लेकर तो नहीं है आलोक जी? मुझे ऐसा लगता है तकलीफ इसी बात को लेकर है कि भाई इतनी शांति से सब कुछ 10 साल कैसे गुजर गया। हाँ, यही बात है कि कहीं कुछ हो और तो कहीं इनको कुछ वहां पर कहीं कुछ जाकर होता तो थोड़ा सा वोट बैंक और थोड़ा सा अपना थोड़ी सी नेतागिरी पॉलिटिक्स होती। चमकाने का बिल्कुल। मौका नहीं मिला। वजाद कासमी जी के पास जा रहा हूँ, इसके बाद कुरैशी जी आपके पास आ रहा हूँ। वैसी है जिसके भाई ने कहा था कि ठीक है। 25 मिनट के लिए मैं ओवैसी जी के पास जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी, देखिए अवस्थी साहब जो सॉरी आलोक साहब जो हैं, दरअसल मुझे लगता है कि थोड़ा सा जानकारी आप लेकर आया करिए। 25 मिनट का किसी ने नहीं कहा, आपके पास जानकारी का अभाव है। तो दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, विवेक आप जो बात कह रहे हैं ना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के या उनके समर्थक जो पैनलिस्ट बैठे हैं वजाहत जैसे लोग, अगर उनके मुताबिक ये मान लिया जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उसके पास काबिल मुसलमान नहीं है जिनका रिप्रेजेंटेटिव। देखिए इंटरप्ट मत करिए आलोक जी, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। आप बुजुर्ग हैं हमारे, तो हम इज्जत है आप। तो सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उसके पास एक आदमी नहीं है, 2 आदमी नहीं है, 10 आदमी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि इन लोगों ने आज तक वही राजनीति की जो अब से पहले कांग्रेस कर रही थी। दरअसल कांग्रेस भी यही चाहती है कि आप अनाज लीजिए, आप मकान लीजिए, आप सुविधाएं लीजिए, आप योजनाएं लीजिए, लेकिन आप राजनीति में हिस्सा मत लीजिए। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जाएगा, आपको एमएलए नहीं बनाया जाएगा, आपको पार्षद नहीं बनाया जाएगा, आपको पालिका का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, आपको नगर पालिका का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो सुनिए मेरी बात, अगर कोई ये समझता है तो हम ये राजनीति करेंगे आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब लोगों की आंखें उजागर होंगी तब अपने आप होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई पहले दिन से पार्टी नहीं बन गई थी, आपके सामने कोशिशें इसलिए कुरैशी जी, क्या इसलिए बार बार, अब मैं आपका एजेंडा समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि हमने AIMIM एक ऐसी पार्टी बनाई है जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपने रिप्रेजेंटेशन को संसद के अंदर रखेगी, तब हम अपनी बात करेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं, इसलिए आप उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। किन लोगों का? जिनको दबा के रखा, जिनको कुचल के रखा, जिनको पिछड़ा करके रखा, उन तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा इंशाल्लाह। नहीं, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से तो अभी 10 साल के अंदर बाहर आए हैं लोग। ये बीजेपी का दावा है। क्या बात करते हैं, ये दावा बोगस है, ये दावा बोगस है। आप मुझे ये बताइए, 80 करोड़ का आप रोजगार, 80 करोड़ का आप अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ का आपने बाहर निकाल दिया, तो देश की आबादी मतलब क्या थी? या बिल्कुल भूख मंगा उस पर खड़ी थी? सुनिए मेरी बात, अब से पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनका 50 लाख करोड़ तक का आउटस्टैंडिंग नहीं था, या 204 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। ये तो देश का हाल आलम कर रखा है आपने। आप देखिए रोजमर्रा, आप देखिए राम राज्य की बात करते हैं योगी जी के शासनकाल में, और उसमें एक पर्ची नहीं बचा पाते जिसके ईमानदारी से आप बच्चों की एग्जाम ले पाओ। तो दिक्कत सारी बातें एक साथ नहीं होती हो सकती कुरैशी जी। आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैं उसी पर आ रहा हूं, अभी पहले उस पर आ रहा हूं। मैं वजाद कासमी जी के पास, जी बोलिए, जल्दी समाप्त कीजिएगा।
सवाल ये है कि अगर नौजवानों की हम बात करेंगे तो आप शौचालय की नहीं बात नहीं, आप नौजवानों की बात पे एतराज नहीं है कुरैशी जी, बात है कि जब आप सिर्फ बाबरी 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 करते रहेंगे तब एतराज है। बिल्कुल बाबरी पे भी बात करेंगे। नहीं क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? जब इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया तो क्यों करेंगे? आप सर्वोच्च अदालत से ऊपर हैं, AIMIM सर्वोच्च अदालत से ऊपर है। सर्वोच्च अदालत के फैसले कोई तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम उससे अलग तो नहीं। हाँ तो वो चीज खत्म हो गया ना भाई साहब। आपके नेता तो संसद में खड़े होकर बोलते हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं। जिसको आपको सर्वोच्च अदालत पर यकीन नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है, आपको देश के संविधान पर यकीन नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, तो इसमें दूसरा क्या करेगा? आप क्यों नहीं, आप पे एलिगेशन लगेगा कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए जरा ओवैसी साहब संसद में क्या बोलते हैं, मैं आपको सुनवाता हूं। कुरैशी साहब वेट कीजिए, सुनिए जरा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। अब बताइए, पार्लियामेंट में खड़े होकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, तो इस देश का 90 करोड़ हिंदू वहां खड़े। अब मुझे एक बात बताइए, इस देश का 90 करोड़ हिंदू वहां खड़े होकर ये कहे कि यहाँ राम जन्म भूमि थी, यहाँ मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगा, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, जजमेंट आप पढ़ लीजिए। वहां कोई भी पक्षकार एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ। नहीं, एस्टैब्लिश क्या होता है? तो आपने देखा था बाबरी मस्जिद, आपने देखा था बाबर मस्जिद बनाकर गया था। नहीं, आपने देखा था बाबर मस्जिद बनाकर गया था। आपने देखा था बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाया था, और नहीं, आपने देखा था। इसका क्या सबूत है आपके पास? हाँ बिल्कुल देखा था भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने सबूत दे दिया आपको, तो साइंटिफिक तरीके से फैसला हुआ है। ये देखिए, कहने की बातें हैं ये। अगर जब तक आप लोग भड़काएंगे नहीं, पोलराइज नहीं करेंगे, तब तक टिकट नहीं मिलेगा। वजाहत कासमी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हमारी आपकी डिबेट बहुत हो गई, मैं बाकी मेहमानों को मौका देता हूं। वजाहत कासमी जी। ये एक हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। ये एक बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं ये लोग। इन्होंने पिछले 20-25 साल जो राजनीति की थी वो ये की थी कि विश्व हिंद परिषद, RSS, बजरंग दल और मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का जो कत्लेआम होगा, मुसलमानों के ये हालात होंगे, मुसलमानों की बहुत झूठ इन्होंने अपनी कौम से बोला था। आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। 10 साल कितने सुकून, शांति और किस कदर शानदार लॉ एंड ऑर्डर के गुजरे हैं इस देश में, जो 70 सालों में अपनी आप में एक मिसाल है, जो इतिहास में लिखे गए हैं। और देश का जितना विकास, जितनी तरक्की और जिस कदर राष्ट्र हित में काम हुए हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक रहे, तो अब ये कौम को मुंह नहीं दिखा सकते। अब ये बाबरी मस्जिद के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, अब ये हल्द्वानी के नाम पर सरकार की जमीन पर मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनाएंगे, फिर उन पर कार्रवाई होगी तो ये दंगा कराना चाहते हैं। फिर ये गजवाए हिंद की बात लाएंगे, फिर ये उदयपुर में सर तन से जुदा करके कहेंगे कि हम तो शांति वाली कौम है, हम तो कानून को मानते हैं। आपके ही चैनल पर बैठकर एक पैनलिस्ट कहेगा कानून से ऊपर कुछ नहीं है, और दूसरा पैनलिस्ट कहेगा कि बाबरी मस्जिद से ऊपर कुछ नहीं है। आप MP हैं लोकसभा के, आपने कानून की शपथ ली है, और आप लोकसभा में आपने अभी दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, हाई कोर्ट का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता, और हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन होता है। आज ये बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर, जफरुल इस्लाम साहब से लेकर गुलाम अली खटाना साहब तक, और मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर नजमा हेपतुल्ला साहिबा तक, आरिफ मोहम्मद साहब तक, कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको आगे बढ़ाया है। हर पार्टी का अपना एक उसूल है, उस पर ये क्यों बात कर रहे हैं? भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने हिंदुओं को MP बनाया, बताए तो सही मुझे। ये कितने हिंदुओं को MLA बनाया। पिछली बार सरकार में वहां आंध्रा में, हैदराबाद में कहा हिस्सेदार थे, तो कहा इनको मंत्री इन्होंने बनाया कि भाई ये हमारी तरफ से 2 मंत्री आप हिंदू रख लीजिए, 2 मंत्री जो है वो ईसाई रख लीजिए। ये सब कहने की बातें हैं, टीवी पर बैठकर ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो अब सोच रहा है, इस वक्त का मुसलमान, ये पब्लिक में जाए तो पता चलेगा। मुसलमान आप देखिए, अब तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं। मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, मुसलमान राष्ट्र के साथ खड़ा है, मुसलमान देश के साथ खड़ा है। मुसलमान को इनकी राजनीति से, मंदिर मस्जिद की राजनीति से, गजवा हिंद और सरतन से जुदा की राजनीति से मुसलमान बिल्कुल दूर है। आम आदमी चाहता है कि वो सुकून की जिंदगी जिए, 2 रोटी कमाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, और अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलियान में सुकून से रहे। जो देश में इस वक्त माहौल है वो 70 सालों में देश में कभी नहीं रहा।
बहुत शानदार है। हम तो मोदी जी के लिए दुआएं भी करते हैं और मोदी जी के साथ खड़े नहीं, हैं। मैं आपको बड़ी वजाहत कासमी जी, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ठेका नहीं है जी, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास रिजवी साहब, उससे पहले रंगरेज जी के पास जाऊंगा, वेट कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई हमारे जो अल्लाह की जमीन है वहां पर हमें जो है वो नमाज पढ़नी थी, ये करना था, वो करना था, तमाम चीजें कहते हैं। लेकिन धन्नीपुर में एक बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है। धन्नीपुर में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसी फैसले का पार्ट ये भी था। वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज तक ना तो ओवैसी, ना उनकी पार्टी का कोई नेता या ना कोई बड़ा धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु वहां जाकर, जो लोग इस सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा में लगे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं हर एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा, वहां पर जाकर आज तक किसी ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि वो सरकार पर प्रेशर बनाए कि भाई कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, काम में तेजी कैसे आएगी, इसको लेकर कोई एजेंडा हो। तो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बताते हैं कि मैं इस धर्म का ठेकेदार हूं और मैं इस धर्म के लोगों के लिए लड़ रहा हूं, वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है। विवेक, जब उस मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं कर रहे लोग, उस मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं कर रहे लोग। नहीं, तो वही बात खत्म हो। अब जब वहां पर इतनी भव्य मस्जिद बनाने की तैयारी है, तो वहां पर क्यों नहीं चाहते, वहां पर क्यों नहीं प्रेशर बनाते कि वहां काम शुरू होना चाहिए। मेहंदी रंगरेज जी, इस देश में तो हर कोई कह रहा है कि भाई मुसलमानों की बात, एक प्रोपेगेंडा कि भाई उन सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा, विक्टिम कार्ड खेलो। लेकिन जब आप चलिए आपकी लाइन पर आए, तो वहां पर भी जाना चाहिए किसी को, वो तस्वीर भी दिखानी चाहिए कि भाई काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। 2019 में फैसला आया था बाबरी मस्जिद केस का। 2019 से लेकर और अभी तक 5-6 साल हो गए। अभी तक वहाँ पर जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली थी, उसमें आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये तो सरकार की कार्यशैली है कि सरकार चाहती है मंदिर में जाएं और मस्जिद वालों से कर ले दूरी। अब मगर शारजाह में जहाँ पर जो है इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर देखो कितना बढ़िया लोग हैं कि वहाँ पे हमारे मंदिर भी बने हैं वहाँ पर। मगर हिंदुस्तान में जितने भी हमारी मस्जिद हैं, उनमें बैक डोर से घुसना चाह रहे हैं। तब कि लाखों करोड़ों मंदिर हमारे इस देश में हैं, मगर उनमें नहीं जा रहे। मगर जाएंगे कहाँ? उन मस्जिदों में जाएंगे। मैं 2-3 चीजें कह देता जहाँ पर विवाद करना होगा मैं 2-3 चीजें कह देता आपको रंगरेज जी, 2-3 चीजें कह देता। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा दो बातें तो सुन लीजिए। अरे दो बात सुन लीजिए, थोड़ी सी बात है, वो कहनी जरूरी है। मेरी बात कहनी इसलिए जरूरी है कि ना तो मंदिर सरकार ने बनवाया और ना ही अरब मुल्क में जो मंदिर बना है वो सरकार ने बनवाया है। मंदिर ट्रस्ट ने मोदी जी को न्योता दिया तो वो गए और उद्घाटन कर आए। इसी तरह अक्षरधाम मंदिर ने मोदी जी को न्योता दिया तो वो उद्घाटन करके तैयार होके उद्घाटन करने के लिए गए। धन्नीपुर में एक बड़ा सा मस्जिद वक्फ बोर्ड बनवा देता, उसके बाद उद्घाटन के लिए न्योता भेज देता, फिर देखते क्या होता नहीं होता। अरे सर सुनिए, आज पहली बात तो जो है आधा अधूरा मंदिर की जो है ना स्थापना नहीं हो। सर वो छोड़ दीजिए, वो अभी आप उद्घाटन नहीं हो सकता। वो शास्त्रार्थ छोड़ दीजिए, वो शास्त्रार्थ में आना नहीं चाहता। आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन होता है, नहीं वो क्यों ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जिस भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है रंगरेज जी, वो गलत मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मूर्ति रख के भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। अरे ये बताइए, मोदी जी क्या मंदिर के पुजारी थे जो वो वहां के जाकर महिमा मंडन कर रहे थे और भाई पूजा मंदिर कर रहे ट्रस्ट थे? की मंदिर ट्रस्ट की मर्जी, वो किससे उद्घाटन करवाना चाहता है? ये मंदिर ट्रस्ट तय करेगा कि आप तय करेंगे? ये मंदिर ट्रस्ट तय करेगा कि आप तय करेंगे? एक तबके को खुश करने के चक्कर में जो है आप लगे पड़े हैं। जो हम कह रहे हैं आप हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे, तुम तो अपनी अपनी कहने लगते हो। विवेक भाई, मैं कितनी बड़ी इशू उठा रहा हूं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आप मस्जिदों में जो है भगवान को तलाशना बंद कर दें। मगर कुछ लोग हैं जो आज भी वही काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो है विष्णु शंकर जैन साहब हैं, क्योंकि उन्हें इससे पहले कोई नहीं जानता था। अब जो है जब से वो उन्होंने जो है ये केसेस का और विवाद पूरे देश में खड़ा करा, उनको सब जान गए, पहचान गए। उनका वकालत भी अच्छी चल रही है, उनका टीवी पे भी उनको बहुत स्पेस मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मंदिर में जो है साधु संती पूजा करते हैं, और जो मस्जिद है वहाँ पर हमारे इमाम जो होते हैं वो नमाज पढ़ाते हैं। तो जो सरकारें हैं उन्हें मंदिर मस्जिद को, सरकार को उनके मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़िए, लोगों के बीच जाइए, लोगों को बताइए हमने ये विकास किया। लोग पूछते हैं आपने क्या काम किया, आप बताते हैं हमने धारा 370 हटा दी, हमने ट्रिपल तालुक
ट्रिपल तलाक का कानून लिया है, कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया। अरे भैया इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरने वाला किसी का भी, आम नागरिक का। अरे भैया महंगाई बताइए, बेरोजगारी बताइए, किसान परेशान, इस देश के जितने भी वर्ग हैं सब परेशान हैं मोदी जी की गवर्नमेंट से इस 10 साल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी मुस्लिम आबादी होगी रंगरेश जी? हर जगह 20-22-25% होगी, है अपनी होगी, बिल्कुल होगी। वहां 230 में से 165 सीटें कैसे आ गई? किस तबके का विकास नहीं हो रहा था? रिजवी जी जरा बताएंगे आप, कौन सा तबका खुश नहीं था? कौन सा तबका खुश नहीं था? वहां महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महिलाओं पे बात नहीं होगी, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं हुई होगी। नहीं, वो विवेक जी, वो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, राजस्थान में कितने मुसलमान भाई रहते हैं? राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? नाराज सिर्फ आप लोग हैं या वाकई जो आप लोग बात कहते हो उसमें हकीकत भी है? नहीं, अरे मैं विवेक जी बता रहा हूँ, मैं विवेक जी बता रहा हूँ, ये सरकार जो है ना वो मीडिया वेंटिलेटर पर है। मीडिया जिस तरीके से प्रोपगेंडा करता है और असल इशू को दबा देता है, और जो नॉन इशू है, जो मुल्क का इशू नहीं है, उसको इशू बनाता है ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि जो है जो हिंदू तबका है वो भड़क जाए और गुस्से में आकर के पोलराइज हो जाए। ये काम जो आप लोग कर रहे हैं और ये मीडिया भी कर रहा है। मीडिया जिस तरीके से एजेंडे पे काम करता है, क्या आपको पता नहीं? भी टीवी रेडियो भी 2000, टीवी रेडियो मोबाइल फोन भी 2014 के बाद ही आया होगा। टीवी रेडियो मोबाइल फोन भी 2014 के बाद ही आया होगा, पहले तो नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन पहले खबरें नहीं चलती रही होंगी। कॉर्पोरेट जिस तरीके से लगा है, जैसे कॉर्पोरेट लगा है, आप खूब अच्छा, जानते हैं। पहले कॉर्पोरेट कल्चर नहीं रहा होगा। नाराज हो गए जब मोदी जी को। मैं नाराज नहीं हूं भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूं बस, जब चेयरमैन मैं क्यों नाराज होऊंगा? तो एक मिनट सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। आपको याद होगा 2013 में जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मोदी जी को बनाया गया था तो मुसलमान नाराज नहीं हुआ था, आडवाणी जी नाराज हुए थे। याद है कि नहीं आपको? छोड़ करके मीटिंग आ गए थे, याद है कि नहीं है? उससे मुसलमानों का कुछ नहीं है। दूसरी चीज, यही वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले से आपका क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना? बीजेपी संगठन के तौर पर अलग चल रही है। तरीके से माहौल बनाया गया, कॉर्पोरेट ने इनको पीएम बनाया, कॉर्पोरेट ने पूरा सपोर्ट किया, और तब से लेकर के आप देखिए कि कॉर्पोरेट के लिए सरकार बिछी हुई है। और कॉर्पोरेट ने इस देश को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी, 80 करोड़ राशन देने के लायक बना दिया, सब कुछ कॉर्पोरेट ने करवा दिया। अरे आज देश पे कर्ज कितना, इसमें भी बात कर लो। लेकिन एक देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है रिजवी जी, एक देश का, आप बताइए सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है आज की तारीख में? सबसे ज्यादा कर्ज किस मुल्क पर? आप बताइए मुझे, मैं उस मुल्क का जीडीपी भी आपको बता दूंगा। जापान के ऊपर पता है आपको? जापान के ऊपर कितना बड़ा कर्ज है पता है आपको? नहीं, अरे भाई हम जापान है और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की बात। भाई साहब, तो जीडीपी अगर बढ़ेगा, आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपके देश में निवेश बढ़ेगा, तो कर्ज भी बढ़ेगा। आपको कर्ज लेना पड़ता है देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। कर्ज हो गया है। मैं ठीक है, मैं आलोक वत्स जी के पास एक लाइन के लिए आंसर के लिए जा रहा हूं। आलोक वत्स जी, एक बड़ा नया वो चल गया है कि भाई देश में कर्ज बड़ा हो गया है, और ये थोड़ी दिन पहले रिपोर्ट आई थी 203 लाख करोड़ का कर्ज बताते हैं इस देश पर। जी, आप सही रास्ते पर जा रहे थे जब बीच में इन्होंने टोक दिया। सबसे विकसित देश में जापान की गिनती होती है और सबसे ज्यादा कर्ज उसके पास है। कर्ज को आप कोरिलेट कीजिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में ऊपर उठ रहा है, तो वो कर्ज होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। उसको आप बैठ के खाने के लिए नहीं ले रहे हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, पैसा ले लेके आप खाना खा रहे हैं। आप जो भी विकसित देश होगा उसके यहाँ कर्ज की मात्रा बड़ी होगी। वो भारत के साथ भी हुआ है। मैं मानता हूं जो फिगर आप दे रहे हैं करेक्ट है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद जो आगे आने वाला है वो उसको बहुत बहुत कम दिनों में नलीफाई कर देगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। नहीं आलोक जी, कुछ लोगों को लगता है कि इस देश में कर्ज सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि उस कर्ज को अपने ऐश मौज के लिए उड़ाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। मेरे पास दानिश कुरैशी, माफी चाहूंगा, वक्त बहुत सीमित था, वक्त इतना ही था, लेकिन यह मामला 2024 में और गूंजेगा। इस तरह की बयान आपको अभी और सुनाई देंगे। दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। सबका हिसाब होगा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई बहस के साथ,
एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद सबका हिसाब होगा में विनर्स के नाम का ऐलान।